नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आज हम पढ़ेंगे 22 अक्टूबर यानी आज का करंट अफेयर और उसका स्ट्रैटेजी के। लेकिन उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? उत्तर था बी कर्नाटक। कर्नाटक का राज्य ने हमारे भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सरकारी और निजी क्षेत्र में मासिक धर्म अवकाश पॉलिसी लागू कर दिया। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता किसने शुरू किया? तो उत्तर होगा यूआईडीएआई। आधार कार्ड वाली संस्था यूआईडीएआई ने नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता शुरू किया। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहला तेजस एलसीए MK-1A का अनावरण कहाँ किया? तो उत्तर महाराष्ट्र के नासिक में। चौथा प्रश्न पूछा गया था, अक्टूबर 2025 में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की बैठक कहाँ हुई? उत्तर होगा बी बिश्केक। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजन हुआ। पांचवा प्रश्न पूछा गया था, सैम जलीय कृषि मॉडल को खाद्य एवं कृषि संगठन से मान्यता मिली जिसका संबंध है SAIME। सैम जलीय कृषि मॉडल है साथियों, इसकी शुरुआत की गई सुंदरवन डेल्टा में न्यूज नामक संगठन के द्वारा सैम की शुरुआत की गई। यह प्रश्न पूछा गया है, सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? उत्तर 23वां। सतत व्यापार इंडेक्स 2025 जारी किया गया, अभी हाल ही में 23वां स्थान हमारे भारत को उसमें मिला। सातवां प्रश्न पूछा गया था, किस राज्य सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया? उत्तर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने अभी हाल ही में जनवरी के महीने में यूसीसी भी लागू कर दिया साथियों। यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड था उसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाने के लिए भी पॉलिसी लाया उत्तराखंड। आठवां प्रश्न पूछा गया था, एयरटेल ने भारत में क्लाउड सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की? उत्तर बी आईबीएम के साथ। नौवां प्रश्न पूछा गया था, खनन एवं खान मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया? उत्तर चूना पत्थर। चूना पत्थर अभी तक गौण खनिज था, इसको प्रमुख खनिज के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन 2025 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं है? तो अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो गई। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई जिसमें तीन नाम शामिल है, जोएल मोकीर, फिलिप फेगियन और पीटर हॉबिट। इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। ये घोषणा मात्र हुआ साथियों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई। 10 दिसंबर को यह प्रदान किया जाएगा। हर साल 10 दिसंबर को जो अल्फ्रेड नोबेल है उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। घोषणा अक्टूबर महीने में ही हो जाता है, इस समय हो जाता है जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जी, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, इनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है साथियों। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को मरने से पहले वसीयत लिख दिया था। वसीयत में लिखा था कि हमारी जो वसीयत की धनराशि है, इससे एक वर्ष में जो भी ब्याज धनराशि बनेगी उससे दुनिया भर में जो वैज्ञानिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उनको पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाएगा। तब से 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इनकी स्मृति में। ये साथियों अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में नहीं हुई थी। 1968 में नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र जुड़ा और पहला अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 1969 यानी अगले साल प्रदान किया गया रेगनर फ्रिक्स को। रेगनर फ्रिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्तित्व थे और अभी 2025 में इन तीनों लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 2025 में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वीं मध्य अवधि मंत्रिस्तरीय स्तरीय बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? उत्तर होगा हमारा गुट निरपेक्ष सम्मेलन है साथियों, इसका उत्तर युगांडा देश होगा। अफ्रीकी देश है युगांडा। युगांडा जिसकी राजधानी है कंपाला। यहाँ पर होगा क्या है, गुट निरपेक्ष। ये शब्दावली आप याद रखिएगा स्ट्रेटेजी के में। गुट निरपेक्ष एक आंदोलन है, मूवमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका गठन 1961 ईस्वी में होता है। सर्बिया वर्तमान में जो देश है उसकी राजधानी बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है और संगठन बनता है। क्या हुआ था साथियों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 के बीच में होता है। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 में होता है। पूरा विश्व दो खेमे में बट करके लड़ता है, एक तरफ मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ धुरी राष्ट्र। भारत हमारा जो विकासशील देश और
आर्थिक रूप से जो गरीब देश था, वो भी बिना हित के ही ब्रिटेन के साथ जबरदस्ती मजबूरी में द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत घोषित कर दिया जा रहा था। वो कारण क्या था? क्योंकि वो उपनिवेश था ब्रिटेन का। हम चाह रहे थे कि हम अपना डेवलपमेंट करें, लेकिन जबरन हमको युद्धरत घोषित कर दिया जा रहा था। तो ऐसा कोई संगठन नहीं था जिसमें शामिल होकर के हम ब्रिटेन या किसी भी देश के साथ लड़ाई में शामिल न हो, गुटनिरपेक्ष रहे। उसी के लिए एक संगठन स्थापित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1961 में। गुटनिरपेक्ष इसका नाम था साथियों, NAM अंग्रेजी में इसको कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप दो गुट में बढ़ जाइए, दुनिया पूरा दो गुट में, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका मित्र राष्ट्र हो गए। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, ऑस्ट्रिया हो गए। और बाकी जो देश है जिनको नहीं लड़ना है, वो इस तीसरी दुनिया के देश गुटनिरपेक्ष में शामिल हो जाए। देखिएगा डिटेल क्या था साथियों। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत स्थापना 1961 ईस्वी में होता है। इसके बारे में कब सोचा गया पहली बार? तो 1955 ईस्वी में बांडुंग, इंडोनेशिया में पड़ता है शहर बांडुंग। यहाँ पर 1955 में एक सम्मेलन होता है, वहीं पर यह विचार आता है कि तीसरी दुनिया का एक देश बनाए जो न मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ेगा, न धुरी राष्ट्र की तरफ से लड़ेगा, अपने देश की परेशानियों से लड़ेगा। वही था गुटनिरपेक्ष साथियों। इसका स्थान क्या था? तो बेलग्रेड, यूगोस्लाविया यहाँ लिखा है। यूगोस्लाविया पुराना नाम था, वर्तमान में इसका नाम है सर्बिया। सर्बिया जिसकी राजधानी बेलग्रेड, पूर्व नाम यूगोस्लाविया जिसकी राजधानी बेलग्रेड, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर इसकी स्थापना होती। संस्थापक कौन थे? महत्वपूर्ण नाम एग्जाम में रहता है, देखिएगा। गुटनिरपेक्ष के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू भारत से, कर्नल नासिर मिस्र से, टीटो यूगोस्लाविया से, सुकर्णो इंडोनेशिया से। ये वही देश है साथियों जो विकासशील थे, गरीब थे, वो लड़ना नहीं चाहते थे, अपने देश का विकास करना चाहते थे। इन लोगों ने अपना संगठन बनाया। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? उत्तर, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। श्रीलंका की पूर्व राजधानी कोलंबो। साथियों, श्रीलंका की वर्तमान राजधानी हो गई है श्री जयवर्धनेपुरा। श्री जयवर्धनेपुरा, ये श्रीलंका की वर्तमान राजधानी हो गई है, पुरानी राजधानी कोलंबो। ऐसे ही हमारे भारत में एक राज्य की राजधानी चेंज हुई अभी हाल ही में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, उसकी राजधानी श्री विजयपुरम हो गया है। याद रखिएगा, श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी हो गई। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का बैठक हुआ। किस क्रम का? 78वें क्रम का बैठक हुआ। WHO ने ऑर्गेनाइज कराया, तो WHO का स्ट्रेटेजी के देखिएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका गठन होता है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड का शहर है। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, लेकिन उसका एक प्रमुख शहर जेनेवा में WHO का हेडक्वार्टर है। 7 अप्रैल को स्थापना होता है, इसलिए हमारे देश में और दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्तमान में WHO के महानिदेशक कौन है? WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस अघानम घेब्रियस। टेड्रोस अघानम टेड्रोस अघानम घेब्रियस, ये साथियों वर्तमान में WHO के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है। पूछा जाए किस देश के हैं, तो टेड्रोस अघानम घेब्रियस अफ्रीकी देश है, इथियोपिया इस देश के हैं। अफ्रीकी देश इथियोपिया जिसकी राजधानी अदिस अबाबा है। यहाँ के डॉक्टर हैं, एक प्रसिद्ध चिकित्सक है टेड्रोस अघानम घेब्रियस। चौथा प्रश्न पूछा गया, बीज गणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में योगदान के लिए 2025 में एबेल पुरस्कार किसने जीता? उत्तर होगा, जापानी एक गणितज्ञ है मासाकी काशिविरा। मासाकी काशिविरा, इनको अभी हाल ही में एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये साथियों अभी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, याद रखिएगा। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। जापानी गणितज्ञ है ये। गणित का नोबेल पुरस्कार दो पुरस्कारों को कहा जाता है, ध्यान से याद रखिएगा। एक तो फील्ड मेडल पुरस्कार होता है, फील्ड मेडल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी गणित का नोबेल कहा जाता है। और एबेल पुरस्कार जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, इसको भी गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा गया है, सितंबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी? खुदरा मुद्रास्फीति का मतलब हुआ साथियों, जैसे हमारे देश में इन्फ्लेशन जो होता है, महंगाई होता है, वो दो प्रकार से होता है, एक होलसेल होता है और एक खुदरा होता है। तो खुदरा अभी हाल ही में सितंबर 2025 में जारी किया गया 1.54% है, 1.54% है खुदरा मुद्रास्फीति। क्या होता है इसका परिभाषा देखिएगा।
खुदरा मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं। खुदरा मुद्रास्फीति वह दर है जिस पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, खुदरा मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापा जाता है? तो डब्ल्यूपीआई के द्वारा मापा जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा मापा जाता है। छठा प्रश्न पूछा गया है, गूगल ने विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में एक विश्व स्तरीय एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए कितनी राशि निवेश करने की योजना बनाई? उत्तर होगा $15 बिलियन। $15 बिलियन। पहले ये धनराशि कम थी साथियों, अभी ये बढ़ाया गया है। इसको पहले भी हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा है। आप इसको याद रख रहिएगा, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 100% आना है। एक वर्ष के भीतर हम लोग इसको किसी न किसी एग्जाम में देखेंगे। क्यों? देखिएगा, गूगल का या फिर एआई के क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हब है वो अमेरिका में है। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा हब हमारे भारत में बन रहा है। भारत में भी विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गूगल ने कहा कि हम एक विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड क्लास एआई डेटा सेंटर बनाएंगे, जिसकी क्षमता रहेगी 1 गीगावाट। 1 गीगावाट क्षमता का एक एआई डेटा हब बनेगा हमारे भारत में। कहाँ पर? विशाखापत्तनम। याद रखिएगा, एआई डेटा हब विशाखापत्तनम में बन रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? $15 बिलियन का। बना कौन रहा है? गूगल बना रहा है। इनके सहयोग के लिए कौन से हमारे देश की बड़ी कंपनी सहयोग कर रही है? पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा था, तो याद होगा आपको, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप इसमें सहयोग करेगी भारत से गूगल का विशाखापत्तनम में वर्ल्ड क्लास एआई डेटा हब बनाने के लिए। थोड़ा सा और डिटेल यहाँ पर देखिएगा साथियों। गूगल ने आंध्र प्रदेश में अडानी ग्रुप के साथ मिलकर विशाखापत्तनम में 1 गीगावाट यानी 1 गीगावाट क्षमता का एआई डेटा सेंटर या एआई डेटा हब स्थापना करने की घोषणा की बन रहा है। सातवां प्रश्न पूछा गया है, टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा सन्स के अध्यक्ष के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसकी सिफारिश की गई? तो तीसरी बार नियुक्त हो गए एन चंद्रशेखरन साहब। एन चंद्रशेखरन साहब टाटा सन्स के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। टाटा के बारे में देखिए साथियों, टाटा ट्रस्ट, इसकी स्थापना रतन टाटा के द्वारा की गई थी 1919 में। 1919 में रतन टाटा के द्वारा टाटा ट्रस्ट की स्थापना होती है। ये टाटा ग्रुप जो है, इसके अंतर्गत सभी इसकी कंपनी आती है। मुख्य कंपनी है टाटा ग्रुप, इसको टाटा सन्स भी कहा जाता है। इसी के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एन चंद्रशेखरन को तीसरी बार नियुक्त किया गया है। आठवां प्रश्न पूछा गया है, दिल्ली सरकार ने दक्षिणी रिज क्षेत्र के कितने वर्ग किलोमीटर को आरक्षित वन घोषित किया है? उत्तर होगा 41 वर्ग किलोमीटर। 20 साल से लावारिस पड़ा एक क्षेत्र दिल्ली के भीतर दक्षिणी रीज क्षेत्र कहा जाता है। दक्षिणी रीज क्षेत्र, इसमें वर्तमान दिल्ली सरकार ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, इन्होंने घोषणा किया है कि इस 41 वर्ग किलोमीटर के एरिया में वन और वृक्ष लगाया जाएगा, वन क्षेत्र इसको डिक्लेयर किया जाएगा। जाहिर सी बात साथियों, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार आ गई। मुख्यमंत्री जो है वो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों एक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खाली जमीनों पर देसी पेड़ लगाने की घोषणा की। ये क्षेत्र 20 साल से लावारिस थे, लावारिस में तालब में से रहेगा। ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किसके अधीन हो रहा है? तो याद रखिएगा, हमारे देश में भारतीय वन अधिनियम 1927 आया था। भारतीय वन अधिनियम 1927, उसी के अधीन यह कार्य किया जाएगा। नौवां प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ 3 साल का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में साथियों, पूर्वोत्तर का मेघालय राज्य जिसकी राजधानी शिलांग है, उसने एमओयू पर हस्ताक्षर किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 3 साल के लिए किया है, किसके साथ? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ। 10वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, गैलेक्स आई द्वारा लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले मल्टी सेंटर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का क्या नाम है? उत्तर होगा बी, मिशन दृष्टि। मिशन दृष्टि भारत का पहला प्राइवेट सैटेलाइट मिशन है साथियों। मिशन दृष्टि कब लॉन्च होगा, पूरा डिटेल देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सैटेलाइट मिशन है, नाम है मिशन दृष्टि 2026। मिशन दृष्टि इसका नाम है, 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? तो बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी है, स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, नाम है गैलेक्स आई। गैलेक्स आई के द्वारा मिशन दृष्टि लॉन्च किया जाएगा 2026 में। क्या है यह भारत का पहला मल्टी सेंटर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। तो ये था साथियों आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सभी का हृदय के गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। गर्व सीरीज जरूर देखिएगा। जीएस की श्रृंखला है, 3-4 महीने में उसको कंप्लीट करके आपका पूरा जीएस कवर करा देंगे। बाकी हिंदी भी अपने चैनल पर अपलोड है, देखिए, ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।